So now let's solve this one question. Question is determine oxidation number of the underlined elements in the following compounds. ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज K2CrO4, आपको क्रोमियम का निकालना है. सेकेंड इज योर K2Cr2O7, यहाँ पे भी क्रोमियम का निकालना है. थर्ड वन इज योर Li3Na3Al F6 whole twice. Here you have to find out for aluminum. Then we have Mg2P2O7. Here you have to find out for phosphorus. And the fifth one is your NH4 whole twice PO4. और यहाँ पे फॉस्फोरस के लिए फाइंड आउट करना है आपको. ठीक है. सो क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हो, मैं एक सॉल्व करके आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है. अब जैसे मेरे पास K2CrO4 गिवन है और मुझे यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है. मुझे पता है कि पोटेशियम इज अ अल्कली मेटल, इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 1. ठीक है, तो 1. लेकिन कितने पोटेशियम है हमारे पास, 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो. प्लस क्रोमियम का मेरे को नहीं पता, तो हम लिखेंगे एक्स के फॉर्म में. प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अगर परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड के फॉर्म में नहीं गिवन है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बता दिए हैं, उसके अलावा कोई भी अगर आपको एग्जांपल मिलेगा, ऑक्सीजन हमेशा -2 रखना है. सो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 4. कंपाउंड आपके पास न्यूट्रल है तो इट विल बी इक्वल टू 0. सो यहाँ से आप x की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे, सो इट विल बी +6, है ना. 4 2 ज़ा 8, -8 प्लस में 2 -6 उधर जाके +6. बात समझ में आया? क्लियर है कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर? और ऑक्सीडेशन नंबर हमको एकदम फटाफट से सॉल्व करने हैं. विदाउट से बाकी सबके करो, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बाकी सबका करो. शुक्तिका, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे ना, इट शुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ प्लस और माइनस, है ना. सिर्फ जस्ट नंबर में नहीं देना. ओके, ऑलवेज. हाँ संपदा, सेकंड का +6 है. चलो सेकंड, अब धीरे धीरे करो आप, मैं बाकी बता रही हूँ. अगेन आपके पास पोटेशियम का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे. अब यहाँ पे क्रोमियम 2 है और हमें क्रोमियम का ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 7 हमारे पास ऑक्सीजन है, 1 का -2 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 7 कर दोगे इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी x का जब वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट +6. चलो नेक्स्ट का देखो. फॉर लिथियम अल्कली मेटल है 1 होगा, 3 मेटल्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो. प्लस सोडियम को अगेन आपके पास अल्कली मेटल है, 1 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो. ठीक है, चार्ज चाहे तो इस तरीके से चार्ज को ब्रैकेट में लिख लो ताकि
पता चले कि चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहे हो। देन हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम फाइंड आउट करना है और होल मल्टीप्लाइड बाई 2 है तो हो जाएगा 2x प्लस फ्लोरीन कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 फ्लोरीन होंगे और एक फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है हमेशा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यू विल हैव +3। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल। मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2 होता है, 2 मैग्नीशियम है मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसका हमको फाइंड आउट करना है। एक ऑक्सीजन का होता है -2, हमारे पास 7 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी +5। ठीक है, लास्ट वाला देखो। अब यहाँ पे आपके पास NH4 है। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ठीक है, बट NH4 एक खुद में एक कटायन होता है जिसमें पूरा होल के ऊपर चार्ज होता है +1, तो आप इसके ऊपर पूरा चार्ज +1 होता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो +1, अभी एक्सप्लेन करती हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, प्लस यहाँ पे आपके पास x और ऑक्सीजन कितना होगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो अगेन इट विल बी -8 और यहाँ पे +3 -5 उधर जाके +5। अंडरस्टूड एवरीवन? अब देखो कुछ कुछ आपने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे है ना, फॉस्फेट PO4 2 माइनस है ना, या सल्फेट SO4 2 माइनस, इस टाइप के आपने अनायंस पढ़े थे इफ यू रिमेम्बर 9th क्लास में 10th क्लास में है ना। तो उसका अपना अलग से चार्ज होता है, तो मेरे को इंडिविजुअल करने की जरूरत नहीं है, तो जो आपको कॉमन यूज करने को मिलेगा वो लिख लो यहाँ पे। जैसे आप कॉमन अनायन जो है इस पूरे चैप्टर में जो हम यूज करेंगे वो होगा सल्फाइड, that is SO3 2 minus. Then you have sulfate, that is SO4 2 minus. Then you have nitrite, that is NO2 minus. Then nitrate, that is NO3 minus. Then you have hydroxide, OH minus. Then you will have halides, X minus. तो इनके ऊपर अगर SO3 2 minus है, कहीं पे ऐसा कुछ यूज करना है, तो आपको जरूरत नहीं है कि सल्फर का अलग से करो ऑक्सीजन का अलग से करो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप SO3 के ऊपर डायरेक्टली बता सकते हो कि 2 माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी मेरे पास बाइनरी कंपाउंड है, फॉर एनी बाइनरी कंपाउंड, मान लो AXBY, ये कैसे ब्रेक होगा, XAY प्लस प्लस YBX माइनस। फॉर एग्जाम्पल सिंपल से बता रही हूँ, आपको ये समझ के हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा होगा। अगर मैं ले लूँ PbN3 होल ट्वाइस, मतलब ये एक एलिमेंट है, ये एक N3 है जो आपस में कंबाइन हो रहा है, तो ये कैसे कंबाइन हुए होंगे Pb और N3। ठीक है, Pb के ऊपर +1 चार्ज रहा है, N3 के ऊपर -1, और ये आपस में सॉरी Pb के ऊपर +2 और N3 के ऊपर -1, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको PbN3 होल ट्वाइस। ऐसी तो करते थे 9th क्लास में, बस वही है। तो Pb के ऊपर चार्ज, Pb के ऊपर यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1, N3 के ऊपर कितना है 2, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी तो Pb के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा +2, ओके, और N3 के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा -1। अंडरस्टूड, यस और नो?
अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि इस N3 में यहाँ पे एक नाइट्रोजन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, what will be the oxidation number on this one nitrogen? Can you tell me? मैम 2 and कितना? 2 and 3 minus 2N3 माइनस कैसे होगा वो? अब देखो मैं क्या बोलूँ, मुझे एक नाइट्रोजन पे निकालना है, मुझे नहीं पता, तो टोटल 3x होगा इज इक्वल टू -1, है ना? और एक नाइट्रोजन पे कितना हो जाएगा, -1/3. इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सिंपली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे N3 के ऊपर यू हैव द -1 चार्ज, बट इफ इट इज सेइंग दैट what will be the oxidation state or oxidation number on nitrogen? So in that case you don't know the oxidation number of individual nitrogen, so for that what you are going to do is you will be multiplying this, that is your 3x, because you don't know what is the oxidation number of on this one nitrogen, and whole is equal to how much, -1. So for individual nitrogen it is going to be -1/3. Okay, अब एक क्वेश्चन करो छोटा सा, determine oxidation number of sulfur first one is H2SO3, then you have H2SO4, then H2SO7, then you will have here H2SO5. ओके, इन सब में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. टेल मी. चलो, आई एम डिस्कसिंग नाउ, ठीक है. फॉर फर्स्ट कंपाउंड, for hydrogen it will be +1, and since I have 2 hydrogen I will multiply it by 2 plus x plus 3 ऑक्सीजन है मेरे पास and 1 oxygen has -2, I will multiply it by -2 is equal to 0. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, it will come out to be +4. ओके, अब ये बार बार आपको इस तरीके से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम. तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2. ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 3 2 -6, +2 -6 कितना हुआ, -4. और मुझे अगर कंपाउंड को न्यूट्रल बनाना है तो इसका मतलब है सल्फर पे कितना होगा, +4. तो मैं इस तरीके से डायरेक्टली भी कर सकती हूँ टू सेव माई टाइम. नाउ फॉर द सेकेंड वन, into 2 plus x plus 4 into -2 is equal to 0. और यहाँ से सॉल्व करोगे तो यू विल हैव हियर वैल्यू +6. ठीक है, अब इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, +2. ओके, 4 2 8 इज -8, कितना वैल्यू आ जाएगा, -6. अगर मुझे न्यूट्रल करना है तो सल्फर का कितना हो जाएगा, +6. नाउ नेक्स्ट वन, हियर आई हैव फॉर्मूले के साथ +1 into 2
प्लस 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, +6. नाउ डायरेक्टली करना है तो क्या करोगे, +2, यहाँ पे हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 -14, डिफरेंस कितना आ रहा है 12 का, और यहाँ पे सल्फर कितने हैं 2, तो इसका मतलब है एक सल्फर पे चार्ज कितना हो जाएगा अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसका, सो दैट विल बी +6. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, हियर यू हैव 1 +1 into 2 plus x plus 5 into -2 is equal to 0. यहाँ से x के लिए वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा +8. अब मुझे ये बताओ, सल्फर के लिए आई हैव टोल्ड यू दैट कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो. सो फॉर सल्फर व्हाट विल बी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर के लिए आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? अच्छा, everyone please message me in co-host one, okay? Message me in co-host one. So for sulfur, what is the maximum oxidation number it can have? Yes, Sampada, good. Yes, Reshma, good. Ananya, how come sulfur will have 8 maximum oxidation number? स्निग्धो 8 कैसे होगा? आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यस जयता, योर आंसर इज राइट, गुड. यहाँ पे देखो ना, लिखवाया था यहाँ पे, हाउ कैन यू फाइंड आउट, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. तो सल्फर के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, बिकॉज वो किस फैमिली में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में. तो ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, ओके, एंड पोलोनियम. तो बाकी अभी मैं बताऊंगी इसको याद कैसे करना है, बट ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर आता है. तो इट कैन हैव हाउ मेनी, कितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट कर सकता है ये, +6. बट लास्ट क्वेश्चन में कितना दिख रहा है आपको, कितना वैल्यू आया, +8. तो क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर सही होगा, क्योंकि सल्फर तो मैक्सिमम रख सकता है और दैट इज +6 ओनली, यहाँ पे +8 है. दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आपने इस मेथड से निकाला है वो गलत है. इसके लिए हमको जाना पड़ता है इसके स्ट्रक्चर पे. सो इट इज योर एक्सेप्शन कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि आप उसको इस फॉर्मूला कंपाउंड है, दैट इज SO is actually your peroxy monosulfuric acid. ओके, या फिर इसका कॉमन नेम भी है एक, दैट इज योर कैरोज एसिड. अब हमें इसको इसके स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा. विदाउट स्ट्रक्चर आप इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते. ये एग्जाम में आया हुआ है जेई में, बिकॉज ये एक्सेप्शन है. आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे तो यू विल गेट रॉन्ग आंसर. अब स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, O O H और यहाँ पे OH. ठीक है, अब ये वाला भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, बट आर दीज अ नॉर्मल ऑक्सीजन, क्या ये किसी स्ट्रक्चर के साथ रिजेंबल कर रहा है जो मैंने आपको ऑक्सीजन के लिए पढ़ाया था? ऑक्सीजन में बताया था ना, ऑक्साइड होगा, परऑक्साइड होगा, सुपर ऑक्साइड होगा या ओजोनॉइड होगा, या फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा होगा. फ्लोरीन तो है नहीं इसमें, तो टेल मी ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन का? को होस्ट में मैसेज करना सब लोग, ओके? यस, गुड स्निग्धो, दिस इज योर परऑक्साइड लिंकेज. तो यहाँ पे
आप ऑक्सीजन का जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट हम ले रहे थे ना यहाँ पे -2, अब हम वो नहीं ले सकते, दैट विल बी रॉन्ग। तो अब हम कैसे निकालेंगे? 2 हाइड्रोजन हमारे पास नॉर्मल वाले हैं, तो वी विल हैव हियर 2 into +1, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव 1 2 and 3 3 oxygen are the normal oxygen, that is your oxide one. So 3 into -2 प्लस सल्फर के लिए हमने x कर लिया, और 2 ऑक्सीजन जो है हमारे दे आर इन पेरोक्साइड लिंकेज। सो फॉर पेरोक्साइड लिंकेज व्हाट वी विल बी डूइंग इज 2 ऑक्सीजन है और पेरोक्साइड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे निकल के आएगा +6। सो लास्ट वाले केस में जो आपका +8 यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो कभी भी अगर आपका ऐसा कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है जिसमें वो एक्सीड कर जा रहा है अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से, दैट मीन यू विल हैव टू अप्लाई दिस थिंग, स्ट्रक्चर से जाओगे, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन इन द कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। ओके, लिखो जल्दी से। ये याद करना पड़ेगा स्निग्धो इंडिविजुअली। जैसे फॉर दिस कंपाउंड याद करने का तरीका ही ऐसा है, +8 से ज्यादा आया मतलब इसमें एक्सेप्शन है। नेक्स्ट चीज मैं बता देती हूँ कि +8 ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ बहुत ही कम एलिमेंट, बहुत ही कम कंपाउंड्स +8 शो करते हैं। ओके, और वो कौन कौन से हैं आपके पास? दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल, किसी के लिए भी पॉसिबल क्या हो सकता है? मैक्सिमम +8, and it is only shown by 3 elements। बस 3 एलिमेंट से शो करते हैं, आपको याद करना है, ऑस्मियम, रुथीनियम एंड जेनॉन। बस इसके अलावा कोई भी +8 कभी नहीं शो करेगा। इसका कंपाउंड क्या होगा? OSO4, इसका RuO4, और इसके 2-3 कंपाउंड्स है जैसे H4XeO6। ये सब एनीवेज 12th में पढ़ने पड़ेंगे, अभी नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। एक ही कंपाउंड है इसका, सॉरी एक सेकेंड। और जेनॉन का है आपके पास H4XeO6, और इसको इस तरीके से भी कभी कभी लिखा हुआ हो सकता है XeO2OH4। बस इन सब केसेस में ही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +8 होता है, अदरवाइज ऐसे कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिले। बात समझ में आई? अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अभी एक्सेप्शंस के एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल H2S2O3, कंपाउंड का नाम है पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखो इसका पहले खुद से निकाल के बताओ कि कैसा आ रहा है। एनीवेज आपको ये सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर 12th क्लास में आएगा। ऑक्सीजन फैमिली में ये सब याद करना ही पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर नहीं करना है, सब पता, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, देन यू विल फाइंड आउट।
प्रशस्ति अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसमें देख लेना आप, ठीक है। फॉर दिस वन आई विल टेल यू कब रॉन्ग होगा। सो इफ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर देन दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा, 2 इंटू प्लस 1 प्लस 2x माइनस प्लस 3 इंटू माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ रहा है, +7। अगेन दिस इज रॉन्ग, बिकॉज सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है, आपको मैंने अभी नोट्स में बताया था, वो कितना होना चाहिए, +6 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो ये +6 से ज़्यादा एक्सीड कर गया है, दैट मीन्स ये गलत है। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूजुअली सल्फर के कंपाउंड्स में हम उनको पेरोक्साइड में ही कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो चेंज इट इनटू पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, S डबल बॉन्ड O, इस तरफ OH, यहाँ पे बीच में 2 O जुड़े होते हैं, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि ये जो लिंकेज बन गया ये पेरोक्सी लिंकेज बन गया, बस। अब फॉर्मूला लगा दो वो वाला, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू +1, ये वाले सल्फर सब नॉर्मल सल्फर है, 3 + 3 मतलब 6। तो सॉरी बेटा, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे गलत बताया, 6 होगा यहाँ पे, इधर 12 होगा, तो ये +7 ही आएगा, वैल्यू +7 ही आएगी, 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन के आएगा। अब ये स्ट्रक्चर बन के आएगा तो ठीक है, नॉर्मल आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 6, तो 6 इंटू -2 प्लस 2 आपके पास परऑक्सी लिंकेज है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 2x, क्योंकि 2 सल्फर है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी +6। ओके, इस कंपाउंड को मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। Okay, this is also known as Marshall's acid. This is your common name. नीट वाले बच्चों के लिए ये सब बहुत जरूरी है, फालतू के नाम बहुत पूछते हैं नीट में। 5 आ रहा है क्या, पक्का 5 यहाँ पे? नहीं 5 नहीं आ रहा होगा समझ। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5, अच्छा ऑक्सीजन 8 है। ओके ओके, 8 करो उसको भाई, यहाँ पे भी 8 करो, 8 है ना स्ट्रक्चर में, तब हमको स्ट्रक्चर से जाना पड़ेगा। ओके, तो अब हमारे पास आ गया +6, तो इसका एक्चुअल में करेक्ट आंसर कितना है, +6 वाला, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, सेकंड जैसे मेरे पास है यहाँ पे CrO5, और अगर यहाँ से मैं क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, x + 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू कितना आ रहा है, +10। +10 तो किसी का कभी हो ही नहीं सकता ऑक्सीडेशन नंबर, एनी कंपाउंड कैन नॉट हैव +10 ऑक्सीडेशन नंबर, वो गलत है टोटली। ओके, अब रॉन्ग आ रहा है तो इसके लिए इसका मतलब है आपको क्या जाना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर पे। क्रोमियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CrO5 का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें ये दोनों लिंकेज जो है, कैसे लिंकेज है, पेरोक्सी लिंकेज। तो यहाँ पे इसका -1 होगा, -1 -1 -1, और ये कितना हो जाएगा, -2, तो ये हो गया -6, तो इसका मतलब है क्रोमियम का कितना हो जाएगा, +6। अंडरस्टूड, क्लियर है सबको कि नहीं? समर्थ क्या समझ में नहीं आया, पूछो।
टेल मी, जल्दी से पूछो समर्थ, क्या समझ में नहीं आया? वो स्ट्रक्चर पे आ रहा है। कोई भी दो ऑक्सीजन अगर इस तरीके से जुड़ा है तो इट इज अ पेरोक्सी लिंकेज। इसको बोलते ही पेरोक्सी लिंकेज है। अगर ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जैसे H2O2 होता है, H2O2 में दो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये जो लिंकेज है वो पेरोक्सी लिंकेज है। ये वाटर से अलग है। H2O में O कैसे जुड़ा होता है? O, H और H। ये H2O2 में अगर दो ऑक्सीजन साथ में जुड़े होते हैं तो हम उसको पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। नहीं नहीं अनन्या, कोइंसिडेंटली ऐसा आ रहा है एक्सेप्शन में +6, बट इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमेशा +6 आएगा एक्सेप्शन में। समझ में आया समझ? पेरोक्सी लिंकेज, अगर दो ऑक्सीजन इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ओ ओ के फॉर्म में, देन इट इज नोन एज पेरोक्सी लिंकेज। जैसे हमने ले लिया H2O2 में यहाँ पे। ठीक है, अभी समझ आया? तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा इन सब कंपाउंड का तब तक काम नहीं बनेगा। अब इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई शेप। और कई बार CrO5 को इस तरीके से भी लिखते हैं, लिखते टाइम क्रोमियम O2 होल ट्वाइस। इस तरीके से हो तो गया CrO5 ही, और इसका नाम होता है क्रोमियम पेरोक्साइड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्रोमियम पेरोक्साइड। अभी बताओ समर्थ, यू अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है? चलो, तो ये 2 3 4 ही एक्सेप्शन थे, इतना आपको याद करना है अभी के लिए। बाद में बाकी बचे हुए आपको 12th क्लास में हो जाएंगे अपने आप। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज योर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब जैसे मुझे पता है कि आयरन के 2 ऑक्साइड्स होते हैं। ओके, आयरन बेसिकली मेजरली 2 ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक हो गया आपके पास FeO और एक हो गया Fe2O3। इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। ओके, और दूसरा होता है आपके पास फेरिक ऑक्साइड। ओके, जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, जब ये दो ऑक्साइड मिक्स होते हैं, देन दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4। सो Fe3O4 कैसा है? इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ किसका? फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। ओके, और इसीलिए हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, फेरी फेरो फेरो ऑक्साइड। ओके, नाउ अब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे फॉर्मूले से, आयरन का निकालना है आपको, तो 3x हो जाएगा प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? +8/3। तो कभी भी अगर किसी भी कंपाउंड का फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही हो, इसका मतलब है कि इट इज एन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। सो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, सो इट इज एन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, और ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब है कि 2 फॉर्म ऑफ आयरन से मिलके बना है। तो यहाँ पे अगर मुझे जनरल फॉर्मूला लिखना है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू जो भी टोटल चार्ज होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे। अगर मुझे निकालना है Fe3O4 का, जो हमने अभी एग्जांपल देखा, तो उसका अगर मुझे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो टोटल चार्ज कितना है मुझे पता है। इसमें 2 ऑक्साइड्स हैं, FeO और Fe2O3।
यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। तो +2 वाला मेरे पास 1 है, तो 1 × +2 टोटल चार्ज। यहाँ पे +3 वाले 2 है मेरे पास, तो +3 × 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके पास, 2 + 3 के, 1 + 1 का, दैट मीन्स 3। तो यहाँ से भी जब आप वैल्यू निकालोगे इट विल कम आउट टू बी +8/3 ओनली। समझ में आया? ऐसा ही आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, वो करो। मेरे पास PbO है और मेरे पास PbO2 है, दोनों आपस में कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं Pb3O4। So find out एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। जल्दी से बताओ कितना आएगा। डन। 3 आ रहा है समर्थ, आर यू श्योर? चलो देखो इधर, हाँ +8/3 आ रहा है। अब ये मेरे पास 2 ऑक्साइड से मिलके बना हुआ है, इसका मतलब है कि PbO कंबाइन कर रहा है PbO2 के साथ टू गिव यू Pb3O4। बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2Pb PbO2। ओके, अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4 इंडिविजुअल अगर हम बात करें। और मेरे पास एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है, ये Pb कितना है 2, क्योंकि 2 मोल्स है, एक के ऊपर चार्ज कितना है +2, टोटल चार्ज यहाँ पे सिर्फ 1 है, +4 होल डिवाइडेड बाई कितने एटम्स हो गए 3 एटम्स, इधर 2 इधर 1। सॉल्व कर दोगे तो +8/3 डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। Pb3O4 का 3x + 4 × -2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +8/3। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, अगर किसी बुक में ऐसा कुछ देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा नया चीज है। ओके अंडरस्टूड, समझ में आया ये चीज? लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट इंडिविजुअल oxidation number of sulfur in Na2S2O3। ठीक है, अभी आप कर नहीं पाओगे तो मैं बता देती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इसका मैं नॉर्मली सॉल्व करूंगी, तो मुझे पता है 2 सोडियम एटम है, मल्टीप्लाइड बाई +1, ओके, +2x +3 × -2 = 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, दैट इज आ रहा है +2, मतलब सल्फर के ऊपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। बट ये जो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर है, ओके, ये कैसा ऑक्सीडेशन नंबर है,
एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी दोनों पे रहा होगा उसका एवरेज आपने एक्स के फॉर्म में यहाँ पे निकाल दिया। ये इंडिविजुअल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर +2 है फिर दूसरे के ऊपर +2 है फिर तो टोटल +4 हो गया ना, नहीं, दोनों का मिला के एवरेज वैल्यू जब हम निकालते हैं, जैसे एक क्लास का एवरेज वैल्यू निकल के आता है कि ये क्लास ने कितना परफॉर्म किया है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो है वो पास हो गए, कितना अच्छा परफॉर्म किया, तो आप क्या करोगे, सबके जितने भी मार्क्स हैं, ओके, टोटल मार्क्स जिन्होंने जितना भी स्कोर किया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, उससे आपको एवरेज मार्क्स आ जाएगा। तो इसका एवरेज मार्क्स का मतलब ये थोड़ी है कि टॉपर के भी उतने ही मार्क्स हैं और जिसके कम है उसके भी उतने ही मार्क्स हैं, मार्क्स तो सबके अलग अलग होंगे, बट ये हमारा एक इंडिविजुअल वैल्यू निकल के आ गया, तो ये एवरेज वैल्यू होती है। अब मुझे क्वेश्चन में अगर सिर्फ नॉर्मली बोलता कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया आपको कि कैलकुलेट द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, देन थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, नाउ यूज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड। मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉन्डिंग कैसा होगा, हमको वो बात करनी है। सबसे पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सल्फर Na2S2O3 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O NaON, ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर मेथड है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज़ बताई थी कि कभी भी कोई भी दो एटम्स ज्वाइन हो रहे हैं तो हमेशा उनके बीच में एटम्स एक ही जैसे अरेंज हो जरूरी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नॉट एटम्स। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकदम सेंटर पे नहीं होते, वो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंगली। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन याद है ना, क्या बताया था? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर की वजह से। अब अगर मैं सिंपल, अगर मैंने एटम लिया हुआ है ए और ए, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेंटर पे रहेंगे बिकॉज दोनों सेम एटम है, बोथ आर योर सेम एटम, ओके। बट अगर मेरे पास ए और बी में ले लूँ तो अब वो एक जैसे नहीं रहेंगे बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं, तो वो देख लेते हैं पहले। इसको कैसे करना है, केस 1, ओके, दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब आपने पढ़ा था ये 10th क्लास में, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। ए और बी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा, ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो ए का है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का है। तो कोई ना कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। मान लेते हैं इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव as compared to B, then it will attract the electrons towards itself, है ना। अगर A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेफिनेशन ही क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो रखेगा, तो यहाँ आ जाएगा -1, ओके, ओके। सो नेक्स्ट यू हैव हियर हाँ, सो ये चीज समझ में आई सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेट मी नो। चलो, अब अगर ए और बी हम बात करें, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं,
है ना, द बॉन्ड बिटवीन देम इज डबल। सो इन दैट केस अगेन एक ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींचने वाला है, पुल करने वाला है। तो क्योंकि दो बॉन्ड है, ठीक है, तो दोनों बी के एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा -2 और इस पे क्या हो जाएगा +2। ऐसे ही ए जो है ट्रिपल बॉन्ड बी से जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन को, बी के तीनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और इस पे क्या हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये केस 1 तब हो गया जब आपके पास बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, ए में जब आपके पास डिफरेंट एटम्स है, बी में अगर आपके पास सेम एटम है, इफ एटम्स आर सेम, तो हमने ले लिया ए और ए। ओके, तो जब सेम एटम है तो आपको इतना देन यू हैव टू चेक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो टर्म है पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है, इसको हम प्रॉपरली पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। अभी मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ व्यू दे रही हूँ। आपको ये पता है कि अब ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अब हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं एंड पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, डी ऑर्बिटल की बात करते हैं और एफ ऑर्बिटल की बात करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सबको समझ, ये तो पता है कि अब हम एसपीडीएफ के टर्म्स में ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। अब कोई ऑर्बिट वैसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी हम एसपीडीएफ के टर्म्स में बात करते हैं। ये सब आपस में कंबाइन करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एस पी के साथ कंबाइन हुआ, एस डी के साथ कंबाइन हुआ, या फिर एक एस 3 पी कंबाइन हुए, तो इस तरीके से आपके पास एस और पी आपस में कंबाइन करते हैं। हम डी और एफ की अभी बात नहीं करेंगे, एस और पी की बात करेंगे। ठीक है, तो एस और पी को अगर हम कंबाइन करें तो 3 तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक तो एक एस और एक पी, या फिर एक एस और 2 पी, एक एस और 3 पी, ये तीनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज एस निकालना चाहूँ तो यहाँ पे परसेंटेज एस कितना होगा 50%, क्योंकि एक एस है और एक पी है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 33.3%, है ना, क्योंकि एक एस है, टोटल कितना है, टोटल ऑर्बिटल कितने हुए, एक एस प्लस 2p3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 33.3 आएगा। इसके लिए निकालोगे तो परसेंटेज एस कितना आएगा 25%। ओके, तो किसी भी कंपाउंड में अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्या बढ़ेगी, ज्यादा होगी। ओके, तो कभी ऐसा अगर केस आ रहा है, अभी मैं बताऊंगी कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड एवरीथिंग, विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट चैप्टर। सो इफ कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, ओके, तो इसका मतलब है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगा। अगर इफ हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके पास वो सेम है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सेम होगा, और दैट सेम का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे अगर डिफरेंट है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ओके, इट विल हैव मोर नेगेटिव चार्ज। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा। मतलब अगर मैं इन हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करूँ तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज किस पे होगा, sp पे, देन sp2 पे, और लास्ट में sp3 पे। टेल मी इज दिस क्लियर, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत भी समझ में आया क्या? आई नो डिफिकल्ट लग रहा होगा बहुत से स्टूडेंट्स को, दैट इज लाइक परफेक्टली ओके, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट जस्ट ऑनेस्टली टेल मी इफ यू अंडरस्टूड दिस और नॉट।
चलो फिलहाल के लिए मैं आज का क्लास यही फिनिश कर रही हूँ।